दोस्तों, क्या स्टॉक्स में पैसा डूब सकता है? तो इसका ऑनेस्टली अगर मैं जवाब दूं तो हाँ, बिल्कुल स्टॉक मार्केट में पैसा डूब सकता है। लेकिन इसी वजह से स्टॉक मार्केट खराब नहीं हो जाता है। इसी स्टॉक मार्केट में डीमार्ट, विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस जैसी कंपनियों ने लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करके दी है। तो आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम बात करेंगे कि पैसा स्टॉक मार्केट में कैसे डूबता है, किन तरह के स्टॉक्स में पैसा जाने की संभावना ज़्यादा होती है एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एक्चुअल में काम कैसे करती है। स्टॉक्स के एग्जांपल्स के साथ देंगे तो वीडियो को पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। ध्यान रखिए, जो भी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वो किसी तरह के बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो हम में से ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, हम में से ज़्यादातर लोग समझते हैं कि भाई स्टॉक को यहाँ पे बाय किया और देखते ही देखते अपर सर्किट्स हिट होने लगे और देखते ही देखते यहाँ पे 100%, 400% ऊपर चला गया बाइंग प्राइस से। स्टॉक मार्केट में रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। तो हर एक स्टॉक के पीछे एक कंपनी छुपी होती है और उस कंपनी के बैकग्राउंड में, बेसिस में एक बिजनेस छुपा होता है। तो सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट बात, हमें जब भी कंपनी की एनालिसिस कर रहे हैं तो उसके फंडामेंटल्स, उसके टेक्निकल्स एंड साथ ही साथ उसके बिजनेस के एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जहाँ तक रही स्टॉक मार्केट में लॉस करने की बात, तो लॉन्ग टर्म में आप देखिए, लॉन्ग टर्म में मार्केट में गिरावट होती है। यहाँ गिरावट हुई, कई बार गिरावट होती है। इनफैक्ट कोविड में तो 38% की गिरावट हो चुकी थी। 2008 में तो 55-60% के आसपास गिरावट हो चुकी थी। तो जो मार्केट गिरावट के बावजूद 1995 से इस पॉइंट से यहाँ तक जा सकता है, तो फिर अगर हमें लॉस हो रहा है स्टॉक मार्केट में तो बैठ के हमें ये सोचना होगा कि हम क्या गलतियां कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इम्पॉर्टेंट बातें यहाँ पर समझ में आएंगी। आगे टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हमारा जो S4R है, राइट, S4R पर हम ये चीज़ें कवर कर रहे हैं। तो अगर इनकेस आप वहाँ पे नहीं है तो ज़रूर से ज़रूर चेक कर सकते। चलिए, अब यहाँ पे हम बात करेंगे वक्रंगी के बारे में। तो जो वक्रंगी स्टॉक है, इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। आगे आपको समझ में आएगा कि किन तरह के स्टॉक्स की पोर्टफोलियो में किस तरह का हमारा ओवरऑल रिस्क मैनेजमेंट एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट होना चाहिए। क्योंकि जब पोर्टफोलियो में हम स्टॉक्स रखते हैं तो वहाँ पे 1 या 2 स्टॉक्स नहीं रखते हैं, एटलीस्ट 5 से 15 स्टॉक्स रखते हैं। अब ऐसे में एक कंपनी कोई जाके नेगेटिव रिटर्न्स देने लग गई तो डज नॉट मीन कि मेरी बाकी सारी कंपनियां नेगेटिव रिटर्न्स दे रही हैं। बट हम लोगों के साथ क्या होता है कि 10-15 कंपनियां हैं और वो 10-15 की 10-15 कंपनियां नेगेटिव रिटर्न्स दे रही होती हैं। ऑलमोस्ट 80-90% केसेस में हमारे साथ ऐसा होता है। तो वो जो 80-90% केस है, राइट, उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं हम, इस एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ पे जो कंपनी है, इसका बिजनेस क्या है, ये बेसिकली बैंक अकाउंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ यहाँ पे ATMs की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, कैश विड्रॉल एंड अदर सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो वक्रंगी वन ऑफ द ऊपर के पोजीशन पे है, फ्रेंचाइज बेस्ड मल्टी सर्विस रिटेल नेटवर्क है। अब हम अपनी वीडियोस में क्या कहते हैं कि जनरली ऐसी कंपनियां देखते हैं हम जिनमें की लीडरशिप हो। लीडरशिप का मतलब कि पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी पोजीशन पे हो कंपनी। तो ये दिख रहा है इसमें लीडरशिप। अब इसके बाद अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ वक्रंगी केंद्राज, जो ऑपरेशनल आउटलेट्स, इनके 2016 में करीब 20,000 थे। 2018 आते आते ये 45,000 हो गए, लेकिन 2019 में ये मात्र घटकर रह गए 3,500। अब ऐसा क्या हुआ? तो ये जो डाटा पॉइंट्स होते हैं हमारे लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एकदम से कोई चीज़ अगर चेंज हो रही है बिजनेस में तो वो क्यों हो रही है, वो बहुत बड़ा हिंट हमारे लिए दे रही होती है जब भी हम एनालिसिस कर रहे होते हैं। तो ये, हालांकि यहाँ पे आप आगे देखिए तो आपको ये बढ़ते हुए दिखाई दिए। 2026, 25-26 आते आते 22,986 केंद्र हो चुके हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे फंडामेंटल्स देखें तो फंडामेंटल्स आप देखिए, मात्र 5% का रिटर्न ऑन इक्विटी है, मात्र 7% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। थोड़ा बहुत प्रॉफिट कर रही है बट यहाँ पर डिविडेंड नहीं दे रही है। डेट टू इक्विटी 0.02 है। पेट्रोस्की स्कोर यहाँ पे 7 का है। ग्राहम नंबर मात्र 2 का है। करंट प्राइस क्या चल रहा है, रेगुलेशंस हम फॉलो करते हैं इसलिए हम वहाँ पे नहीं बता रहे। आप में से कुछ लोग कमेंट करते हैं कि करंट प्राइस नहीं दिखा रहे हो तो क्या मतलब वीडियो का। भाई, आपको मैं स्विमिंग कैसे करनी है ये सिखा रहा हूँ। पानी में आपको उतरना है। स्टॉक मार्केट ओशन की तरह है
और हर बार मुझे या किसी और को या किसी ज्ञानी दानी व्यक्ति को देखते हैं आप स्विमिंग करते हुए, तो भले ही कितना देख लें आप स्विमिंग नहीं सीख पाएंगे। तो इसलिए मार्केट में उतरिए और हम जो चीज़ें बता रहे हैं उन चीज़ों को आप ग्रहण करिए और उसके बाद मार्केट में आगे बढ़िए। ठीक है, यहाँ पे 63-64 के आसपास प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अब दो चीज़ें होती है फंडामेंटल्स में, एक तो फंडामेंटल पैरामीटर्स ROE, ROC, डिविडेंड यील्ड, डेट टू इक्विटी, पेट्रोस्की स्कोर, ये सब होता है। दूसरी चीज़ होती है वैल्यूएशन। 64 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, 1 रुपये कमाने के लिए 64 रुपये लग रहे हैं इनको। तो ऐसे बिजनेसेस में क्या आप इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे? कमेंट करके जरूर बताइए। यहाँ पे सेल्स ग्रोथ पिछले 7 सालों का नेगेटिव रहा है, यानी कि इनकी सेल्स डिग्रेड होती गई है। तो हम अपनी वीडियोस में क्या बताते हैं कि आप हमेशा देखा करिए सेल्स में ग्रोथ हो रही है, प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ हो रही है या नहीं। ये नहीं कि 2-3 क्वार्टर से सेल्स में ग्रोथ हो रही है और हम वहाँ पे घुस गए, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, 2015 में करीब 2700 करोड़ का सेल्स था एंड कंपनी प्रॉफिटेबल थी। 322 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट था कंपनी का। 2016 में सेल्स बढ़ी, प्रॉफिट बढ़ी, 17 में सेल्स बढ़ी, प्रॉफिट बढ़ी, 18 में सेल्स बढ़ी, प्रॉफिट बढ़ी। लेकिन 2019 में आप देखिए कहाँ पे 6500 करोड़ का सेल्स था, 2019 में घट के 1500 करोड़ की हो गई और ये मात्र 25 करोड़ की रह गई। यहाँ से कहानी इसकी नीचे शुरू हो गई। अब ये जो हमारे लिए डाटा पॉइंट है, ये सबसे बड़ा डाटा पॉइंट है कि क्यों कहानी इसकी नीचे जानी शुरू हुई। तो यहाँ पे एनालिसिस आ जाती है कि ऐसा क्यों हुआ। अब ये देखिए प्रोमोटर्स यहाँ पे बने हुए हैं, अभी भी 42% के आसपास हैं। हालांकि पिछले कुछ सालों में वो अपनी धीरे धीरे शेयर होल्डिंग कम करने लगे हैं। इसके साथ ही साथ जो यहाँ पे FIIs थे वो भी कम होने लगे और DIIs भी कम होने लगे। एंड कॉन्ट्रास्ट पॉइंट आप देखिए तो यहाँ पे जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ने लगी। तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट, पब्लिक जनरली क्या देखती है? प्राइस देखती है। आप उनको 2 स्टॉक्स दीजिए, एक का प्राइस 1000 रुपये हो, दूसरे का प्राइस 10 रुपये हो, तो वो सोचेंगे 1000 रुपये में मुझे 1 शेयर मिल रहा है, वहीं पे दूसरी कंपनी में जिसका शेयर प्राइस 10 है वहाँ पे 1000 रुपये में मुझे 100 शेयर मिल रहा है, तो क्यों ना मैं 100 शेयर खरीदूँ। तो ऐसा क्यों करना है भाई? आपको फंडामेंटल्स क्यों नहीं देखना है? आपको बिजनेस क्यों नहीं देखना है? आपको ओवरऑल कंपनी कर क्या रही है, कंपनी के बिजनेस में क्या ग्रोथ का स्कोप है, वो क्यों नहीं देखना है? बार बार चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, ये सारी चीज़ें बार बार आप इग्नोर कर जाते हैं, फिर आके कमेंट करते हैं कि भाई ऐसा नहीं वैसा नहीं। अब लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करते हैं तो 2005 में करीब करीब 1 रुपया 18 पैसे का था और 2018 आते आते ये 350 के ऊपर पहुंच गया था। तो कहाँ पे 4-5 रुपए की चीज़ कहाँ पे 350 रुपये पहुँच गई, और वो भी 13 साल के दरमियान। अब 13 साल का पीरियड क्या लॉन्ग टर्म का पीरियड नहीं है? लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद चेंजेस क्या हो गए बिजनेस में, क्या कंपनी में चेंजेस हो गए, फंडामेंटल्स में क्या चेंजेस हो गए, तो ये देखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। ये नहीं कि प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो बढ़ते हुए पे हम भी सवार हो जाएं। ठीक है, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए। मान लीजिए कोई चीज़ 100 रुपये की है, 100 रुपये पे आप सवार होते हैं, वो चीज़ पहुंच जाती है 500 रुपये पे, तो आपके पास 5 टाइम्स यहाँ पे मल्टी बैगर है। लेकिन कोई यहाँ पे 500 पे सवार होके 250 पे पहुंच जाता है, तो उसका यहाँ पे सीधे सीधे 50% लॉस है। लेकिन अभी भी आपका यहाँ पे 2.5 गुना मल्टी बैगर है। अब ये 250 से सीधे पहुँच जाता है 1000 पे, तो ये जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया था 500 पे, पेशेंटली अगर वेट करता है तो उसे 100% का रिटर्न्स मिलता हुआ दिखाई देता है। लेकिन आपका जो पेशेंस है लॉन्ग टर्म में, ये 100 रुपये से सीधे 10 टाइम्स मल्टी बैगर्स देता हुआ दिखाई देता है। अब ये मनोहर कहानियाँ सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं कि 100 रुपये की चीज़ 1000 रुपये पर पहुंच गई, लेकिन बीच में कई बार ऐसे सेटबैक्स आते हैं कि वो 500 पे पहुंच के 250 पे पहुंची, फिर 1000 पे पहुंची। हो सकता है बीच में 2-3 बार ऐसी हो चीज़ें। लेकिन अगर कोई चीज़ यहाँ से आकर एक फाउंटेन की तरह सीधे सीधे आकर गिर जाती है बहुत लो प्राइसेस पर, तो ये स्पेशल केसेस होते हैं, और क्यों हुए ये समझना हमारे लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, मार्केट रेगुलेटर सेबी ने टोटल फाइन इम्पोज किया वक्रंगी पर। इसके साथ ही साथ बहुत तरह के केसेस देखने को मिले हमें इसके बारे में 2018-19 के दरमियान, जिसकी वजह से
इन्वेस्टर्स का कहीं ना कहीं से ओवरऑल सेंटीमेंट टूटा। फंडामेंटल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कंपनी सेल्स भी जनरेट कर रही थी, सेल्स में भी ग्रो कर रही थी, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी में भी ग्रो कर रही थी, लेकिन एकदम से वहाँ पे चीज़ें चेंज हुई और चीज़ें चेंज होने के साथ ही साथ इन्वेस्टर्स का कहीं ना कहीं से सेंटीमेंट नेगेटिव हो गया उस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में। अब हम जब इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग टर्म में तो ये इस पर हमारा वश नहीं होता है, तो इसको कैसे हैंडल करना होता है, कैसे रिस्क मिटिगेट करना होता है, ये सब चीज़ें हमने अपनी वीडियोज़ में डिस्कस कर रखी हैं। कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास 10 कंपनियां हैं पोर्टफोलियो में, उनमें आपने 10,000 हर कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो आपका इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए का है, राइट। अब मान लीजिए उसमें से 7 कंपनियां जीरो हो जाती हैं, यानी कि वक्रंगी जैसी बन जाती है। जीरो नहीं है, मैं यहाँ पे कोई किसी भी तरह का अगेन रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। मान लीजिए 7 कंपनियां वर्स्ट केस में जीरो हो जाती, तो आपका जो 70,000 था वो जीरो हो चुका है। बस यहाँ पे 30,000 जो बचा है, ये 3,000 कंपनियों में एक 10,000 यहाँ पे 1 लाख हो जाता है, दूसरा 10,000 यहाँ पे 2.5 लाख हो जाता है 25 टाइम्स, तीसरा 10 लाख यहाँ पे 3 लाख हो जाता है 30 टाइम्स। तो सीधे सीधे 6-6.5 लाख रुपए के आसपास यहाँ पे हो जाते हैं आपका मात्र 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में। तो कहने का मतलब ये है कि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है अलॉन्ग विद द इन्वेस्टमेंट। और इसीलिए हमने देखा है कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं जैसे विजय केडिया जी हैं, वो भी पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन करते हैं और साथ ही साथ स्टॉक में एलोकेशन भी बहुत बखूबी करते हैं। यानी कि ऐसा नहीं कि किसी कंपनी में आपका जो ओवरऑल व्यू है वो बहुत अच्छा है तो आपने पूरी पोर्टफोलियो का 80-90% उसमें एलोकेट कर दिया। तो पोर्टफोलियो एलोकेशन भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब भी हम स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम सिंपल सा देखते हैं सेल्स ग्रोथ कंपनियों का 15% या उससे ज़्यादा पिछले 7 सालों का, एंड प्रॉफिट ग्रोथ 12% या ज़्यादा पिछले 7 सालों का। अब देखिए 2026 चल रहा है, 2019 से 7 साल तक कंटिन्यूसली अगर कोई कर रही है तो सीधी सी बात है कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल है उसके अंदर। तो अगर हम इसको रन करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 713 कंपनियाँ निकल के आती हैं। अब 713 कंपनियों को बारी बारी से एनालिसिस करने लगे हम तो घंटों नहीं, दिन नहीं, महीने, सालों बीत जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स और ऐड करेंगे जो कि होंगे ओवरऑल मैनेजमेंट से रिलेटेड, जो कि होंगे ओवरऑल रिटर्न से रिलेटेड, यानी कि इक्विटी पे रिटर्न्स जनरेट कर रही है या नहीं, जो उनके पास पैसे हैं उस पे रिटर्न्स जनरेट कर रही है या नहीं। एंड साथ ही साथ हम यहाँ पे DIIs एंड FIIs की भागीदारी भी देखेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा सेल्स का ओवरऑल एंड प्रॉफिटेबिलिटी का ट्रैक रिकॉर्ड। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, चेंज इन प्रमोटर शेयर होल्डिंग 3 इयर्स में लेस देन 3, यानी कि प्रमोटर भी ऐसा नहीं कि धीरे धीरे कम हो रहे हो। डेट टू इक्विटी लेस देन 1, ऑब्वियसली डेट कंपनी के पास कम होता है ऐसे केसेस में। एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी 7 सालों में 10% या उससे ज़्यादा, एवरेज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 7 सालों में 10% या उससे ज़्यादा, एंड चेंज इन DII एंड FII होल्डिंग 3 इयर्स में लेस देन 3%, यानी कि FIIs एंड DIIs भी मैदान छोड़ के ना भाग रहे हो, ऐसी चीज़ें हमें देखनी होती। तो यहाँ पे 164 कंपनियों के आसपास निकल के आ रही। तो बेसिकली हमें एक एक चीज़ें जो हैं बारीकी से देखनी होती है, जैसे कि वक्रंगी के केस में हमने देखा। तो वहाँ पे जब हम चीज़ों को देखते हैं तब हमें समझ में आता है कि जो सूर्यवंशी है अभी वो आगे चल के VK बनेगा या नहीं। तो हमारा मकसद क्या होता है कि अभी कोई सूर्यवंशी मिल रहा है हमें तो हम उसको अपनी पोर्टफोलियो में रख रहे हैं। ठीक है, इसके बावजूद कभी कभी क्या होता है कि कई लोग शॉ जैसे भी बन जाते हैं, यानी कि पोटेंशियल तो रहता है उनमें सूर्यवंशी जैसा, लेकिन वो किन्हीं मैनेजमेंट रिलेटेड कारणों से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे सवाल आता है कि जैसे निफ्टी 50 ने हमने देखा, राइट, निफ्टी 50 क्या है, निफ्टी 50 50 कंपनियों का इंडेक्स है। तो वो लॉन्ग टर्म में क्या कर रही है, गिरावट तो होती है उनमें, लेकिन वो क्या करती है, उनमें हायर हाइज हायर लोज वाला पैटर्न देखने को मिलता है। अब क्या कोई ऐसी चीजें हैं मार्केट में जो कि इनको रिप्लिकेट करती हैं, तो ETFs होते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, जो कि सर्टेन इंडेक्सेस को या थीम्स को रेप्लिकेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल निफ्टी बीज है, अगर इनका चार्ट आप देखेंगे लॉन्ग टर्म में तो ये भी 2007-2008 में ऐसे बुरी तरह गिरे थे, 2015 में बुरी तरह गिरे थे, 2020 में कोविड के समय गिरे थे, 2022 में गिरे थे। तो जब जब मार्केट में गिरावट होती है तो उनको रेप्लिकेट करने की कोशिशें करते रहते हैं। तो बेसिकली इनके बेस में कोई कंपनी नहीं होती है, बट यहाँ पर ये
रेप्लिकेट करते हैं सर्टेन इंडेक्स को। तो ऐसे केसेस में जस्ट इन केस अगर हम बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं या सेफ इन्वेस्टर हैं तो ETFs रिस्क मिटिगेशन में हमारे काम आते हैं। तो आई थिंक इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए एंड साथ ही साथ ये भी बताइए कि कौन से स्टॉक्स आपकी पोर्टफोलियो में और जो फंडामेंटल पैरामीटर्स हमने डिस्कस किए क्या वो फिट हो रहे हैं उन पर्टिकुलर स्टॉक्स में या नहीं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक इसी तरह की जानकारी के साथ। तब तक आप हमारी दूसरी वीडियोस देखते रहिए और हाँ, दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए।